हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पशु पालन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान से, जो कि जनरल नॉलेज को हम कहते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं गाय की नस्लें, मुर्गी पालन, श्वेत क्रांति, जो कुक्कुट पालन है वो भी मुर्गी पालन से संबंधित है, और नीली क्रांति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पशुपालन के बारे में। तो भारत में पशुपालन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर। तो भारत में पशुपालन विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी जो पशुपालन होता है वह भारत में नंबर 1 पर होता है। पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख शाखा है, यानी क्या है, इसमें कई सारे अध्ययन किए जाते हैं कृषि को लेकर, इसलिए जो पशुपालन है वे कृषि विज्ञान के अंतर्गत भी आता है, जिसके तहत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे पशुओं के भोजन, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन इसमें किया जाता रहता है, जिससे पशुपालन की उन्नति को और भी अच्छे से बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं हम पशुओं की प्रजाति के बारे में। तो जो हम पशुपालन के अंतर्गत आती हैं वे कौन कौन सी पशुओं की प्रजाति हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, खच्चर, मिथुन, याक, सूकर आदि इसमें शामिल हैं, और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि पशुओं की प्रजाति कौन कौन सी है। तो अब हम इन्हीं को थोड़ा सा देखते हैं। तो वर्ष 1919 में देश में पशुओं की पशुधन गणना शुरू हुई थी। जैसे मानव की गणना होती है, क्या कहते हैं उसे, जनगणना कहते हैं, ऐसे ही पशुओं की भी गणना शुरू हुई, जिसे क्या कहा गया, पशुधन गणना कहा गया। तो आज़ादी के बाद पहली बार पशुधन गणना कब हुई थी? 1951 में पशुधन गणना हुई थी। तो यह पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। ठीक है, यह कब होती है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। जैसे मानव की जनगणना होती है वह कब होती है? लगभग 10 साल बाद होती है। तो यह कब होती है? यह 5 वर्ष के बाद होती है। तो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार लगभग 303, यानी जो 303 मिलियन बोवाइन की उत्पादन हुआ। ठीक है, मतलब इसका जो उत्पादन किसमें हुआ था? 303.76 में बोवाइन का उत्पादन हुआ। 74.26 मिलियन भेड़ें इसमें थी, और 148.88 मिलियन इसमें बकरियां, और 9.6 मिलियन सूअर इसमें शामिल हैं। तो जो 20वीं जनगणना है, जो पशुधन गणना है, इसमें क्या था कि 303.76 मिलियन बोवाइन, 74.26 मिलियन भेड़ें और 148.88 मिलियन बकरियां और 9.6 मिलियन सूकर इसमें शामिल थे। तो घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% योगदान रहता है। जो घरेलू कृषि उत्पादन है, ठीक है, उसमें कितना योगदान रहता है? 28 से 30% का योगदान रहता है, जिसमें दुग्ध एक उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। जो दुग्ध उत्पादन है, ठीक है, उसका योगदान भारत में कैसा है? सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो योगदान देता है वह दूध उत्पादन ही देता है। अब बात करते हैं हम गाय की नस्लों के बारे में। तो भारत में 41 गाय की नस्लों को मान्यता प्राप्त है। नस्लें तो काफ़ी हैं, लेकिन अब तक 41 गाय की नस्लों को मान्यता दी जा चुकी है। तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इसे कहते हैं, जिसके द्वारा गाय की नस्लों को मान्यता प्राप्त की जाती है। क्लियर? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, इंग्लिश में से कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्लियर? तो गाय के अध्ययन को बॉस इंडिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉस इंडिकस कहा जाता है गाय के अध्ययन को। क्लियर? तो अब बात करते हैं गाय की नस्लों के बारे में, और ये कहाँ पर है। तो मैंने मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट गाय की नस्लों को सामने रखा है, तो चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। तो जो गिर नस्ल है, जो गाय की गिर नस्ल है, वह कहाँ पर पाई जाती है? ये महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगली है साहिवाल, ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में यह वाली नस्ल पाई जाती है। फिर है राठी, तो यह राजस्थान क्षेत्र में है,
ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर है इसके बाद रेड सिंधी, तो ये पंजाब के पास वाला क्षेत्र है, यानी पंजाब और थोड़ा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यह गाय पाई जाती है। इसके बाद है हरियाणवी, तो ये दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मैं आपको एक बता दूं कि ये जो सभी गायें हैं, ठीक है, तो ये इनसे क्या होता है, दुग्ध उत्पादन का भारी मात्रा में होता है। क्लियर। इसके बाद है कुक्कुट पालन, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, मुर्गी, बत्तख, पीरू आदि का पालन होता है, जिससे मांस एवं अंडे का उत्पादन किया जाता है। और जो कुक्कुट पालन है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसका पालन होता है, मुर्गी, बत्तख और पीरू। अब इनसे किसका उत्पादन किया जाता है, इनसे मांस एवं अंडे का उत्पादन किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मुर्गी, बत्तख का आदि का उत्पादन किसके लिए किया जाता है, मांस एवं अंडे के उत्पादन में किया जाता है। तो अंडे का उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो भारत का क्या स्थान है अंडे उत्पादन में, तो भारत का तीसरा स्थान है अंडे उत्पादन में। तो भारत में जो अंडा उत्पादक राज्य हैं मुख्य रूप से वे कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व हरियाणा इसके प्रमुख राज्य हैं जिनमें अंडा उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता है। भारत में मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता के समय से, ये कब से चली आ रही है, ये सिंधु सभ्यता के समय से चली आ रही है। तो एक मुर्गी प्रतिवर्ष लगभग 180 से 200 अंडे देती है। जो एक अंडी मुर्गी है उसका औसतन अंडे का कितना है, 180 से लेकर 200 अंडे तक दे सकती है। ठीक है, इतना आपको कुक्कुट पालन के अंदर समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं रेशम कीट पालन के बारे में। तो सबसे पहले रेशम का उपयोग चीन के द्वारा किया गया था। तो जो रेशम है वह किसकी देन मानी जाती है, चीन की देन मानी जाती है। तो रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम के कीटों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शहतूत, एरी, मूंगा, टसर और मलबरी, ये इसके मुख्य रूप से प्रकार हैं। तो देश में सबसे ज्यादा मलबरी का उत्पादन किया जाता है, यानी मलबरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में रेशम का उत्पादन विश्व में दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। तो भारत में रेशम का उत्पादन है वे किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो केंद्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान एक प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर, ये कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि रेशम के अध्ययन के बारे में जांच करता है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि रेशम बनता कैसे है। तो जो रेशम है वह पहले किस रूप में होते हैं, अंडे के रूप में होते हैं। फिर ये क्या बनता है, लार्वा बनता है। जो लार्वा होता है वह कीड़े के रूप में होता है। यह कीड़ा क्या खाता है, ये पत्तियों को खाता है। क्लियर। ये किसको खाता है, पेड़ पौधे, यानी जो शहतूत है ये शहतूत के पेड़ पर भी पाए जाते हैं। तो ये शहतूत की पत्तियां को खाता है। जब ये खा लेता है तब क्या होता है, ये कोकेन में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, कोकेन में बदल जाता है। और फिर इसी का प्रोसेस कहाँ पर चल जाता है, ये वयस्क होकर किस में बन जाता है, एक तितली के रूप में बन जाता है। लेकिन जो रेशम का निर्माण होता है वह किससे होता है, लार्वा के द्वारा होता है, यानी रेशम की कीड़े के द्वारा होता है। तो इस कीड़े का उपयोग कैसे किया जाता है, इसको गर्म पानी में डालकर इसको मार दिया जाता है। फिर इसको सुखाकर अन्य तरीके से रेशम के धागों का निर्माण किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रेशम की का उत्पादन कैसे होता है। कोकीन से नहीं होता है, लार्वे के द्वारा गर्म पानी में डालकर इसको मारकर रेशम का धागा बनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। तो भारत में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि में चलाई योजना को नीली क्रांति कहा गया। ठीक है, तो मत्स्य क्रांति क्या है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान लॉन्च यानी चालू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना था। नीली क्रांति के दौरान मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली निर्यात में काफी सुधार हुआ और नीली क्रांति आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सफल रही। यानी जो नीली क्रांति का उद्देश्य था वह सबसे ज्यादा कहाँ सफल रहा, आंध्र प्रदेश में सफल रहा था। तो आपको समझ आ गया होगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में।
तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। तो श्वेत क्रांति भारत में 13 जनवरी 1970 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 13 जनवरी 1970 को शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति का उद्देश्य, इस क्रांति का उद्देश्य क्या है? यह दुनिया में दूध उत्पादन करना इस क्रांति का उद्देश्य था। तो ये भारत में कब आई थी? 13 जनवरी 1970 को आई थी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वे भारत है। ठीक है, कौन सा है? भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। तो श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल का महत्वपूर्ण योगदान है। जो आपने अमूल दूध के बारे में सुना होगा, उसका योगदान काफी है श्वेत क्रांति में। तो दूसरे चरण में, यानी पहला चरण कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 को हुआ था। अब आया था इसका दूसरा चरण। दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? 1981 से 1985 के बीच। इसका उद्देश्य कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था, यानी डेयरियों को आगे बढ़ाने का इसमें कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब आपको श्वेत क्रांति के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको पशुपालन अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।